नमस्कार दोस्तों, मैं लालटू दत्ता। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मिस्टर स्टडीपुर में। दोस्तों, पिछली कक्षा में आप लोगों ने नाथ साहित्य के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग हिंदी साहित्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रासो साहित्य का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है रासो साहित्य? तो देखते हैं रासो साहित्य के बारे में क्या है। जैन साहित्य के संदर्भ में यह संकेत किया जा चुका है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रासकाव्य वीरगाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्यों से भिन्न है। पिछली कक्षा में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रासकाव्य जो है वीरगाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्यों से भिन्न है। यानी वीरगाथाओं के रूप में जो लिखित रासो काव्य हैं वो किन से भिन्न है? तो जैन जो रासकाव्य हैं उनसे भिन्न है। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। दोनों की रचना शैलियों का अलग अलग भूमियों पर विकास हुआ है। जैन रासकाव्यों में धार्मिक दृष्टि के प्रधान होने से वर्णन की वह पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई। यानी जो जैन जो रासकाव्य था वे क्या थे? धार्मिक दृष्टि, उसमें धार्मिक दृष्टि के प्रधान होने से क्या है? धार्मिक दृष्टि के प्रधान होने से वर्णन की वह पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई जो वीरगाथा परक रासो ग्रंथों में मिलती है। किस में मिलती है? वीरगाथा परक रासो काव्यों में। तो ये देखते हैं क्या है आगे। इन काव्यों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। यानी वीरगाथा परक जो रासो ग्रंथ हैं उसमें राजाओं से संबंधित, मतलब उन लोगों का चरित्र और उन लोगों का प्रशंसा किया गया है। किसमें? वीरगाथा परक रासो ग्रंथों में। अब देखते हैं आगे क्या है। फलतः इनका आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा है। यानी जो रासो ग्रंथ थे वे राजाओं की मृत्यु के उपरांत भी आगे क्या होते थे? जो परवर्ती काल के जो राजा होते थे वे और उनके जो कवि होते थे वे इन रचनाओं को और आगे लिखते थे। अब देखते हैं आगे क्या है। रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे उसके उत्तराधिकारी राजगण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा देते थे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे उसके उत्तराधिकारी जो होते थे राजगण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा लेते थे। यानी परवर्ती जो राजा होते थे वो रासो काव्यों में अपना भी जो चरित्र, मतलब चरित्र चित्रण जो थे वे उसमें वर्णित यानी सम्मिलित करा लेते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक पाई जाती है। राजस्थान के क्या है? राजस्थान के कतिपय वृत्त संग्रहकर्ताओं ने अधिकांश रासो काव्यों को इन्हीं बातों के कारण क्या अप्रामाणिक रचनाएं मानी है। राजस्थान के जो वृत्त संग्रहकर्ता जो हैं वे अधिकांश रासो काव्यों को क्या करते हैं? अप्रामाणिक रचनाएं मानते हैं। तो भाषा वैज्ञानिकों से उन्हें समर्थन भी मिल गया और भाषा वैज्ञानिक जो है, भाषा वैज्ञानिक उनसे क्या, जो वृत्त संग्रह करता है उनको समर्थन भी मिल गया है। परंतु इतिहास के मर्म को समझने वाले विद्वान उन वृत्त संग्राहकों के कथनों में विश्वास नहीं करते हैं। परंतु जो इतिहास के मर्म को जो समझते हैं वे क्या, वृत्त संग्राहकों जो हैं, वृत्त संग्राहक, उनके कथनों को वे विश्वास नहीं करते। सत्य यही है कि रासो काव्यों की रचना आदिकाल में ही हुई। क्या लिखा है? सत्य यही है कि रासो काव्यों की जो रचना है वो आदिकाल में ही हुई थी।
उनमें जो अंश उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित है वे प्रक्षिप्त हैं, और उनमें से जो अधिकांश राजाओं उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित जो है वे क्या है, प्रक्षिप्त है। इसी मान्यता के आधार पर हम रासो ग्रंथों का आदिकाल का साहित्य स्वीकार करके यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे। अब आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। खुमान रासो क्या है, खुमान रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 9वीं शताब्दी की रचना माना है। ये नोट कीजिएगा क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है खुमान रासो को 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, क्योंकि इसमें 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश खुमान क्या है, चित्तौड़ नरेश खुमान के योद्धों का चित्रण है। राजस्थान के वृत्त संग्राहकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना माना है, और राजस्थान के जो वृत्त संग्राहक हैं वे किसको, खुमान रासो को 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश क्या है, राज सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, 9वीं शताब्दी की रचना, और जो राजस्थान के वृत्त संग्राहक है वे क्या मानते हैं, 17वीं शताब्दी की रचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, चित्तौड़ नरेश खुमान के योद्धों का इसमें वर्णन है, और जो वृत्त संग्राहक है वे क्या मानते हैं, 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह का इसमें वर्णन है, राजाओं का वर्णन मिलता है, और इसी आधार पर वे इसको आदिकाल की रचना नहीं मानना चाहते। और क्या कहा, इसी आधार पर वे इसको आदिकाल की रचना नहीं मानना चाहते। वास्तविकता यह है कि इस काव्य का मूल रूप 9वीं शताब्दी में ही लिखा गया, और वास्तविकता क्या है कि ये जो खुमान रासो जो है इसको 9वीं शताब्दी में ही लिखा गया है। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन, उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान तथा भाषा के आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग से इसी तथ्य के प्रमाण मिलते हैं। वृत्त संग्राहकों के पास इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि नहीं थी। क्या है, वृत्त संग्राहक जो थे उनके पास इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि नहीं थी, इसलिए राजस्थान में रहते हुए भी वे आदिकाल की संपत्ति को भक्तिकाल और रीतिकाल के भंडार में डालने का दुराग्रह करके यश अर्जित करते रहे। और क्या लिखा है आगे, वृत्त संग्राहकों के पास इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि नहीं थी, इसलिए राजस्थान में रहते हुए भी, और वे जो वृत्त संग्राहक थे वे राजस्थान के थे, रहते हुए भी वे क्या है, आदिकाल की संपत्ति को क्या, भक्तिकाल और रीतिकाल के भंडार में डालने का दुराग्रह करके यश अर्जित करते रहे हैं, जबकि वह संपत्ति उन कालों की प्रवृत्तियों से किसी भी रूप में मेल नहीं खाती। और जो रासो ग्रंथ थे भक्तिकाल और रीतिकाल से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं थे। इन लोगों ने रचनाकारों के नामों के संबंध में भी भ्रम पैदा किए हैं। किन लोगों ने, तो वृत्त संग्राहकों ने जो रचनाकार जो थे उनके संबंध में भी भ्रम पैदा किए हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अधिकांश विद्वानों ने 9वीं शती के खुमान नरेश के समकालीन दलपत जो थे, दलपत विजय को खुमान रासो के रचयिता माना है। क्या है, अधिकांश जो विद्वान है वे 9वीं शती के खुमान नरेश के समकालीन दलपत विजय जो है उनको क्या, खुमान रासो का रचयिता मानते हैं। यानी खुमान रासो का रचयिता कौन है, तो दलपत विजय। अब आगे देखिए क्या है, जबकि वृत्त संग्रहकर्ताओं ने यह सिद्ध करने का असफल चेष्टा की है कि उसका रचयिता कौन है, 17वीं शती ईस्वी का दलपत विजय। ठीक है, यहाँ आगे क्या लिखा है, अधिकांश विद्वानों ने 9वीं शती के खुमान नरेश जो है, 9वीं शती के खुमान नरेश, यहाँ क्या है, 9वीं शती के खुमान नरेश के समकालीन दलपत विजय को खुमान रासो का रचयिता माना है, जबकि वृत्त संग्रहकर्ताओं ने यह सिद्ध करने की असफल चेष्टा की है कि उसका रचयिता क्या है, 17वीं शती ईस्वी का दलपत विजय नाम का कोई जैन साधु था। दलपत विजय नाम का कोई क्या था, जैन साधु। रचना शैली तथा विषय वस्तु से सिद्ध है कि यह काव्य किसी जैन साधु की रचना नहीं हो सकती। रचना शैली और जो विषय वस्तु से यह क्या होता है, सिद्ध होता है कि यह काव्य क्या है, जैन साधु की रचना नहीं हो सकता। यदि जैन साधु ने इसे लिखा होता तो निश्चय ही इसमें धर्म भावना किसी न किसी रूप में व्याप्त मिलती। यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैन साधु जो थे वे धर्म से संबंधित थे, जबकि खुमान रासो में ऐसा धर्म से संबंधित कोई वर्णन नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है।
आगे लिखा है, इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित जो प्रति है पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक जो हस्तलिखित प्रति जो है वो पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। यह क्या है? 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। राजाओं के युद्धों और विवाहों के सरल वर्णनों से इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ है। संदर्भानुसार नायिका भेद, षट ऋतु आदि के चित्रण भी मिलते हैं। राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है और खुमान जो रासो ग्रंथ थे उसमें राजाओं की प्रशंसा अत्यधिक हुई है। देखिए क्या लिखा है, राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की धारा भी आदि से अंत तक चली है और इसमें क्या है, वीर रस और श्रृंगार रस जो है उसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्या है, वस्तु वर्णनों में पर्याप्त रमणीयता है। इसमें दोहा, सवैया, कवित्त आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। इसमें कौन कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो दोहा, सवैया, कवित्त। आगे क्या है, तथा इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है और इसकी जो भाषा है खुमान रसों की भाषा क्या है? राजस्थानी हिंदी। राजाओं के वर्णनों पर आधारित होने पर भी इसमें काव्यात्मक सरस वर्णनों का प्राचुर्य है। एक उदाहरण देखिए क्या है, एक उदाहरण है, देखिए क्या है, पियू चित्तौड़नो आवियु सावन पहिली तीज, जोवे बाट विरहिनी खिनखिन अनवे खीज। क्या है, देखिए, पियू चित्तौड़नो आवियु सावन पहिली तीज, जोवे बाट विरहिनी खिनखिन अनवे खीज। अब देखते हैं आगे क्या है। संदेशो पीन साहिबा पाछो फेरिया न दे, पंची घाल्या पिंजरे छूटन रोशन दे। अब देखिए आगे क्या है, प्राचीन काल में मुद्रण के अभाव के कारण लिपिकर्ता जैसा लिखते थे वैसा ही ग्रंथ की भाषा का रूप हो जाता था। पहले जो थे, प्राचीन काल में जो थे, मुद्रण की कोई सुविधा उस काल में नहीं था। इस कारण से लिपिकर्ता जो भी लिखते थे वैसा ही ग्रंथ की भाषा का रूप हो जाता था। धार्मिक साहित्य में धार्मिक भावना के कारण शब्दों के मूल रूप की रक्षा का प्रयत्न किया जाता था। धार्मिक जो साहित्य थे, धार्मिक भावना के कारण, जो धार्मिक साहित्य थे वो धार्मिक भावना के कारण उसमें जो था शब्दों के मूल रूप की रक्षा का प्रयत्न किया जाता था, किंतु रासो काव्यों के प्रति वैसा कोई आग्रह नहीं होता था। ठीक है, क्या है, किंतु रासो काव्यों के प्रति वैसा कोई आग्रह नहीं होता था। अतः उनकी भाषा पर लिपिकर्ताओं की भाषा के रूपों के प्रभाव पड़ते रहते थे। क्या है, अतः उनकी भाषा पर लिपिकर्ता के भाषा के रूपों के प्रभाव पड़ते रहते थे। इस काव्य की भाषा के साथ भी यही हुआ है। वस्तुतः इस ग्रंथ के मूल रूप तक पहुँचने के लिए प्रमाणिक पाठ संपादन की आवश्यकता है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए क्या है, बिसलदेव रासो। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाला कवि ने 1155 ईस्वी में की थी। जो बिसलदेव रासो है की रचना किसने की थी? तो नरपति नाला कवि ने। कब की थी? तो 1155 ईस्वी में। जैसा कि निम्नांकित उद्धरण से स्पष्ट है, इस उदाहरण में ही दिया हुआ है। 12 से 72 मंझारी जेठ वदी नवमी बुधवारी, नाला रसायन आरंभई शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी, काश्मीरा मुखमंडरी रास प्रसागो बिसल दे राय। अब देखिए आगे क्या है, उस कविता में लिखा हुआ है, प्रथम पंक्ति से संवत 1272 जो है, संवत 1272 का जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, 12 से 72 मंझारी। देखिए आगे क्या है, माना गया है, किंतु अधिकांश विद्वान क्या मानते हैं? तो 1292 विक्रमी ही स्वीकार करते हैं। कुछ वृत्त संग्रहकर्ताओं ने इस ग्रंथ को भी आदिकाल की रचना नहीं माना और कुछ वृत्त संग्रहकर्ता जो है इस ग्रंथ को भी आदिकाल की रचना नहीं माना है। यह संभव है कि इसमें भी कुछ परिवर्तन होते रहे हो, किंतु उससे इसकी प्राचीनता समाप्त नहीं हो जाती। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जो है वो 16वीं शताब्दी के नरपति नामक एक गुजराती कवि को इसके रचयिता मानते हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जो है 16वीं शती के
नरपति नामक एक गुजराती कवि को बिसलदेव रासो जो है एक किनकी रचना है मानते हैं? तो जो डॉक्टर मोतीलाल मेनानिया जो है 16वीं सदी के नरपति नामक एक गुजराती कवि की रचना ये मानते हैं। क्या है आगे देखते हैं। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। किंतु डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कई प्राचीन प्रतियों के आधार पर सिद्ध किया कि यह कृति 14वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हैं, इनका कहना है कि यह जो ग्रंथ है बिसलदेव रासो ये 14वीं शताब्दी ईस्वी की रचना है। नवीन खोजों में एक प्राचीन प्रति मिली है जिससे इस काव्य की रचना 1016 ईस्वी सिद्ध होता है, और एक प्राचीन प्रति मिली है जिसके आधार पर उसमें क्या लिखा हुआ है, यानी यह जो रचना जो है वो 1016 ईस्वी का सिद्ध होता है। उसमें यह पंक्ति मिलती है कि संवत सहस 73 जानी नाला कविसर सरसिय वाणी। अब देखिए आगे क्या लिखा है। बिसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। डॉक्टर मेनारिया का मत है कि वह काव्य गेय नहीं था, शायद वे गेयता का अर्थ लोकगीतों की तरह गाया जाना लगाते हैं, और इसी आधार पर ये कहते हैं कि राजस्थान में कभी भी यह गेय नहीं रहा। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है। जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हैं वो 128 छंदों का एक प्रति का संपादन किया है। यह पाठ बिसलदेव रासो का मूल रूप बताया जाता है, और यह जो 128 छंदों का जो प्रति है जो संपादन किया है किसने? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। यह बिसलदेव रासो का मूल रूप बताया जाता है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज स्वरूप सिद्ध होता है। अब देखिए आगे क्या है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज रूप सिद्ध होता है। अब देखिए आगे क्या बिसलदेव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बिसलदेव रासो जो है वो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री, जो भोज परमार है की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। बिसलदेव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें क्या है? भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाते हैं, और जो बिसलदेव तृतीय जो थे वे राजमती की बातों से रुष्ट होकर कहाँ चले जाते हैं? तो उड़ीसा। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है, और 12 वर्ष तक वे राजमती से उनका मिलन नहीं होता है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। जो राजमती जो है वह राजभवन की दीवारों को कोसती है और कहती है कि वो कामना करती है कि वे वन में रहना चाहती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। संदेश रासक के समान ही बिसलदेव रासो की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। संदेश रासक जो है, जो अब्दुल रहमान द्वारा रचित है, उसी के समान जो है बिसलदेव रासो को बताया गया है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है। मेघदूत जो है और संदेश रासक के संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है। राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है, और राजमती जो है अपने पति बिसलदेव तृतीय को एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास क्या है? संदेश भेजती है। जब वह लौट आता है तब राजमती श्रृंगार करके उससे मिलती है।
श्रृंगार के वियोग और संयोग पक्षों के अत्यंत मार्मिक चित्र कवि ने प्रस्तुत किए हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। राजमती में एक कुलीना गृहिणी का स्वाभिमान है जो विरह के चित्रों को कांतिमय बनाता है। संयोग के समय भी यही कांति काव्य सौंदर्य की वृद्धि करती है। राजमती की वाणी व्यंगमयी हो उठती है जिससे उसके पति का हृदय हिल जाता है। राजमती की वाणी व्यंगमयी हो उठती है जिससे उसके पति का हृदय हिल जाता है। पति के हृदय को वेदने वाला राजमती का एक कुलीनता संस्कार ही उसकी समस्त विरह वेदना का आधार है। वही उसे इस व्यवस्था तक पहुंचाता है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। कुछ पंक्ति है क्या है। अस्त्रीय जन्म काई दिधाऊ महेश अवर जन्म थारई घना रे नटेश रानी न सिरजिय धौलिय गाय वनसंड काली कोयली हऊ बैसती अम्बा नहीं चंपा की डाल। अब देखते हैं आगे क्या है। बसती दास बिजोरड़ी इनी दुस झुरई अवलाजीवाल। अब देखिए क्या इस प्रकार इस काव्य के वर्णनों में एक संस्कार दृष्टि मिलती है जो नारी गरिमा की स्थापना करती है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों से भी भाव चित्रण को सौंदर्य दिया है। 12 मासों तथा ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का काम करते। विरह की विभिन्न दशाओं के वर्णन में समस्त प्रकृति सहायक हुई है तथा अनुभूतियों को भी उसने सुकुमारता प्रदान की है। आगे क्या है। विशलदेव रासों की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। जो विशलदेव रासो है कि श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यही परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंची। कृष्ण भक्तों को भी उसने प्रभावित किया तथा रीतिकाल में जाकर उसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। विशलदेव रासों की क्या है श्रृंगार परंपरा जो है आदिकाल में ही समाप्त नहीं हो जाता है। वे जो है भक्ति काल में विद्यापति से होती हुई यही परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंची। कृष्ण भक्तों को भी उसने प्रभावित किया और रीतिकाल में जाकर उसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। तो आज यही तक। अगला जो भाग है वे आगे के रासो ग्रंथों के बारे में बताया जाएगा उसमें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।